सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 26 ऑफ फैब का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में से मैंने ये 5 न्यूज़ को पिक किया और ये 5 की 5 न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रही हैं, ठीक है। फिर उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं इनमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं प्लस सॉल्यूशंस क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रही हैं सारी न्यूज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर हर एक न्यूज़ को ऐसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, फिर आउटलुक क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार पहली न्यूज़ को देखते हैं। पहली न्यूज़ में क्या है कि बैंक गारंटी इन इंडिया, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फ्रॉड रिस्क, फिर उसमें सॉल्यूशन के लिए कौन से डिजिटल पुश, ठीक है, फिर एक प्रपोज्ड वेरिफिकेशन पोर्टल की बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो कौन से पोर्टल्स हैं, क्या हम एग्जिस्टिंग पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कुछ हिटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और प्लस बैंक गारंटीज क्या होती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ में क्या है, जो हमारा डीएफएस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो क्या चाहता है, वो चाहता है एनबीएफसी टू बैंक कन्वर्जन, ठीक है। वो सारी एनबीएफसी जिनका एसेट साइज जो है ना 50,000 करोड़ से ज़्यादा है या 50,000 करोड़ है, उन उन सारी एनबीएफसीज को ये बैंक्स में कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है, कन्वर्जन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है डिजिटल जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो थोड़ा पुश हो, ठीक है, वो ग्रोथ करे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विकसित भारत बाय 2047। अगर हमको ये अचीव करना है तो हमें अपनी बैंकिंग इकोनॉमी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देनी पड़ेगी। और जो भी अंडर सर्व्ड रीजन है या अनसर्व्ड रीजन है तो उसको भी सर्व करना पड़ेगा, है ना, वहाँ पर ही बैंकिंग सेक्टर्स को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पर ही बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस हो पाए, ठीक है, एक्सेसिबल हो पाए। तो इसलिए एनबीएफसी जो है ना बहुत सारी जगहों पे सर्व करती हैं, ठीक है, वो माइक्रो फाइनेंस भी देती हैं जहाँ पर बैंक कभी कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी के बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं उनको बैंक में कन्वर्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके उसके पीछे क्या स्ट्रक्चरल चेंज करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, है ना। एक नई एनबीएफसी भी इसमें एक एनबीएफसी होती है, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनओएचएफसी। अगला क्या है, थर्ड न्यूज़ क्या है, सेबी क्रैकडाउन ऑन फ्रंट रनिंग। एक फ्रंट रनिंग जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो पहले से ही कुछ लोगों को मिल जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, और बहुत लोगों को लॉस हो जाता है। तो उस पे कैसे सेबी जो है सर्विलांस करने वाला है, कुछ डिजिटल ट्रायल्स करेगा, और एक प्रॉब्लम है एचएनआई के साथ भी, तो उनको कैसे सॉल्व करेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो फोर्थ न्यूज़ और फिफ्थ न्यूज़ बहुत जनरल न्यूज़ है, लेकिन फोर्थ न्यूज़ के अंदर जो है ना एक स्कीम है, साइट स्कीम है, ठीक है, साइट स्कीम के ऊपर, ये स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उस स्कीम के थ्रू जो है ना ग्रीन मेथनॉल को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, और ये शिपिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका क्या इंपॉर्टेंस हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये फिफ्थ न्यूज़ क्या है, ये तो हमेशा चलता रहता है भाई, यूएस का, यूएस ने अब इम्पोज कर दिया है 126%, मतलब 125.87% का सीवीडी, ठीक है, काउंटर वेलिंग, जो एक काउंटर वेलिंग टैरिफ होता है वो हम पे लगा दिया, ठीक है, ऑन इंडियन सोलर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ये सीवीडी होता क्या है, ठीक है। तो यही होने वाला है न्यूज़ का फ्लो। हम चलते हैं आगे, ठीक है, पहली न्यूज़ की तरफ। तो ठीक है, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, बैंक गारंटीज इन इंडिया, फ्रॉड रिस्क, डिजिटल पुश एंड प्रपोज वेरिफिकेशन पोर्टल, ठीक है। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स वही सोच रहे हैं, आर कंसिडरिंग बिल्डिंग अ सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, वो सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात कर रहे हैं, जस्ट टू वेरीफाई द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज द ट्रांजिशन टू फुल्ली डिजिटल बैंक गारंटीज में ट्रांजिशन, जिसको बोलते हैं ई बैंक गारंटीज, वो बहुत स्लो है, ठीक है। पीएसबीज के अंदर भी और बहुत सारे अदर बैंक्स में भी ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, देखो, ई बैंक गारंटीज को इशू किया जा सकता है, ठीक है, और हो भी रहा है वो, ठीक है, 35 बैंक्स ऐसा काम कर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज इशू कर रहे हैं, ठीक है। और पेपर बेस्ड बैंक गारंटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर फॉर्जरी हो सकती है, फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी को कम करने के लिए एक पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो
पूरा एक पूरा सिंडिकेट है उनका, वो सोच रहे हैं कि वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाए, ठीक है, जहाँ पर वो वेरीफाई कर पाएंगे उन ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज को, ठीक है। और ये जो पोर्टल है वो सर्व करेगा एज अ सिक्योर ब्रिज, ठीक है, अलाउइंग बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट टू वेरीफाई फिजिकल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ठीक है। फिर गवर्नमेंट और बिजनेसेस फिजिकल डॉक्यूमेंट को, वो बैंक गारंटी को ऑनलाइन ही वेरीफाई कर पाएंगी टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड फॉर्जरी। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमें पता चल गया है अभी कि बैंक गारंटीज दो टाइप की होती हैं, वैसे वैसे वो है तो दोनों ही सेम, ठीक है, लेकिन एक डिजिटल फॉर्म में होती है ई बैंक गारंटीज, जिसमें फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है, फॉर्जरी होना बहुत मुश्किल है, होती ही नहीं है, ठीक है, कम होती है। दूसरी ओर है पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज, ठीक है, जहाँ पर फॉर्जरी होना और फ्रॉड होना बहुत आसान है, ठीक है, एम्प्लॉय भी कर सकता है वहाँ का, ठीक है, और बहुत लोग कर सकते हैं जिसको इशू किया गया है, मतलब द एप्लीकेंट भी इसमें फॉर्जरी कर सकता है, ठीक है। तो फ्रॉडस्टर के पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जिससे वो बैंक्स के लेटर हेड को रिप्लिकेट कर लेते हैं या फॉर्ज कर लेते हैं सिग्नेचर्स ऑफ द बैंक ब्रांच मैनेजर, ठीक है, या बैंक के जो मैनेजर होता है उसको उसके भी सिग्नेचर फॉर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं पेपर बेस्ड पीजीज में, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ये एक पोर्टल बनाने की बात कर रहे हैं, हम देखेंगे वो पोर्टल कौन सा है, ठीक है, क्या हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग पोर्टल नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, या हमें दूसरा एक नया पोर्टल बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है इसके ऊपर बात करेंगे। ये तो न्यूज़ का मेन फंडा है। पहले ये देख लेते हैं बैंक गारंटीज होती क्या है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो जो बैंक गारंटीज होती हैं, बीजी होती हैं, ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एक्ट करता है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एक्ट करता है फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह, सेफ्टी नेट, ठीक है, उसकी तरह एक्ट करता है। तो जो बीजीज हैं ये कौन यूज करते हैं, जनरली ये लार्ज स्केल बिजनेस यूज करते हैं, इसको बिजनेस यूज करते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है, तो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बार इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बैंक गारंटी के अंदर जब एक बैंक गारंटी हो रही होती है, उसको इशू किया जाता है, तो उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, 3 की पार्टीज, ठीक है। कौन कौन होता है पार्टीज, उसमें होता है एप्लीकेंट, ठीक है, द एप्लीकेंट। ये एप्लीकेंट कौन होता है, जनरली कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये अप्लाई करते हैं कहाँ पर, बैंक्स में, ठीक है। तो दूसरा बंदा कौन होता है, द गारंटर, ठीक है, गारंटर, ये गारंटर होता है, गारंटर, ठीक है, वो बैंक्स होते हैं जो इशू करते हैं ये बैंक गारंटी को। और तीसरा होता है द बेनिफिशियरी, जिनके लिए ये बीजी बैंक गारंटी इशू की जा रही होती है। इसमें कौन आता है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आती है जनरली, या क्लाइंट बोल दो सीधे ही। तो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट निकालती है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मान लो इन्होंने निकाला हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट, बोला कि हमें एक हाईवे चाहिए इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है बिड करेंगे, इसके लिए बिड करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि ये हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट जो है हमको दे दो। पर गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है हम आपको दे तो देंगे, पर पहले आप जो है अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, आप अपनी पहले कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगी गवर्नमेंट कि आप पहले अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, कि आप ये काम को पूरा कर तो लोगे, ठीक है। अगर जब हम आपको इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे तो आप कहीं भाग तो नहीं जाओगे, है ना, या आप कहीं बीच रास्ते में मिड इन एनी मिड प्रोजेक्ट आप बैंकरप्ट तो नहीं हो जाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ों की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी दो। तो वो कैसे देता है कॉन्ट्रैक्टर, वो बोलता है ठीक है हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बैंक गारंटी। तो यहाँ पर ये बैंक के पास जाता है और बोलता है कि ये बैंक को कि आप थोड़ी प्रीमियम फीस ले लो, हमसे फीस ले लो और एक बैंक गारंटी हमें इशू कर दो, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो बैंक इसको कंसिडर करता है और फिर एक बैंक गारंटी दे देता है जनरली। लेकिन उससे पहले वो अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस भी करता है, ठीक है, वो देखता है सारे ड्यू डिलिजेंस भी करता है और देखता है कॉन्ट्रैक्टर्स का कि भाई उसका बैलेंस शीट सही भी है नहीं, अच्छा अच्छा उसका नेटवर्थ है या नहीं, ठीक है। वो कोई भी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी अगर आएगी तो वो सस्टेन कर पाएगा नहीं, ये सब चीज़ें दिखता है, वो ड्यू डिलिजेंस करता है, ठीक है, पूरा पेपर वर्क करता है, फिर उसके बाद एक बैंक गारंटी देता है।
बैंक के लिए एक बैंक गारंटी देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बैंक गारंटी है ना, ये एक फ्यूचर लायबिलिटी बन जाती है बैंक के लिए। बैंक के लिए ये एक फ्यूचर लायबिलिटी बन जाती है, जो आज तो एग्जीक्यूट नहीं होनी है लेकिन फ्यूचर में होगी। अब कब होगी? जब ये एप्लीकेंट, ये कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट करेगा तो ये बैंक गारंटी क्या है, एग्जीक्यूट होगी। और एक बार ये इन्वोक हो गई, ठीक है, एक बार इसको यूज में लाया गया, तो भाई बैंक अपने हाथ पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। लीगली उसको करना पड़ेगा इस बैंक गारंटी के अंदर जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक के लिए एक फ्यूचर लायबिलिटी बन जाती है। तो बैंक के लिए क्या होती है, इसका एक फाइनेंशियल टर्म होता है नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी। ये एक नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। तो जो बीजीज होती हैं, बैंक गारंटीज होती हैं, वो नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी होती हैं, जो कि बैंक के लिए फ्यूचर लायबिलिटीज होती हैं। और ये तब इन्वोक होती हैं जब कॉन्ट्रैक्टर, द एप्लीकेंट, वो डिफॉल्ट करे, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं करे जो उसे करना चाहिए, जो उसकी ऑब्लिगेशंस है वो उसे ना करे, ठीक है। तो इस बैंक गारंटी के अंदर क्या लिखा होता है? बैंक गारंटी के अंदर कुछ एक सम लिखा होता है, कुछ एक अमाउंट लिखा होता है, ठीक है। अगर जो हमारा बोरोवर समझ लो या कॉन्ट्रैक्टर है वो डिफ़ॉल्ट करे, मान लो वो बैंक करप्ट हो जाए, है ना। डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकता है? या तो वो बैंक करप्ट हो जाए, ठीक है, या गवर्नमेंट की इनिशियल फंडिंग लेके भाग जाए, ठीक है, ये भी एक तरह का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। या कोई इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आए और भाई ये दोबारा से बैंक करप्ट हो जाए उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये सारे जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक ये प्रॉमिस करता है इस बैंक गारंटी के अंदर कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट करेगा तो ये बैंक जो है ये सर्टेन अमाउंट बेनिफिशियरी को दे देगा, ठीक है। और वो बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर बेनिफिशियरी है। तो ये सब होता है। तो पूरी स्टोरी पर देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट निकालती है। कॉन्ट्रैक्टर को वो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है तो वो उसके लिए बिड करता है। गवर्नमेंट बोलती है नहीं भाई, तुम्हें हम डायरेक्ट नहीं दे सकते ये हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट, आप हमें पहले अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी प्रूव करके दिखाओ। तो वो प्रूफ किसके थ्रू करता है? वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करता है जिसको बोलते हैं बैंक गारंटी। तो एप्लीकेंट जो है बैंक के पास जाता है, द गारंटर के पास जाता है, उसको थोड़ी फीस देता है, उसके अगेंस्ट एक बैंक गारंटी इशू करवा लेता है, जहाँ पर बैंक भी अपनी तरफ से एक ड्यू डिलिजेंस करता है। और बैंक के लिए वो जो पर्टिकुलर बैंक गारंटी होती है वो एक फ्यूचर लायबिलिटी होती है, ठीक है। और फ्यूचर लायबिलिटी मतलब उसको बोलते हैं नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी। जहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी चीज़ में डिफॉल्ट करता है ना, या वो पैसा नहीं देता, मतलब जो भी काम उसको बोला गया है, हाईवे बनाने का बोला गया है, वो हाईवे नहीं बनाता है, तो उस केसेस में बैंक जो है लायबल हो जाएगा और बैंक को सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा बेनिफिशियरी को, गवर्नमेंट को, जिसके लिए ये बैंक गारंटी इशू करी गई है, ठीक है। तो इन द एंड बैंक गारंटी किसको मिल जाती है? यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा बैंक गारंटी का सिस्टम है। तो देखो, ये अगर ये ऑफलाइन हो, मतलब पेपर बेस्ड हो, तो यहाँ पर फॉर्जरी करना आसान है। मतलब ये एप्लीकेंट जो है, ये जो एप्लीकेंट है वो बैंक के पास जाए ही ना, ये एप्लीकेंट बैंक के पास जाए ना और अपना खुद से ही एक लेटर हेड बना ले बैंक का और उसमें साइन कर दे, फॉर्जरी कर दे और फिर एकदम गवर्नमेंट को दे दे। तो यहाँ पर उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहला ही पूरा देख लिया, समझ लिया। A bank guarantee is a financial backstop offered by the bank, promising that if a particular borrower fails to fulfill the contract or make a payment, मतलब अपनी obligation नहीं करता है, तो bank will cover the loss. They are heavily used in major government and corporate contracts, ठीक है। Historically these were issued on physical paper, ठीक है, physical paper पे issue होते थे। तो if someone forged a paper BG, द इशूइंग अथॉरिटी माइट नॉट रियलाइज, जो इशूइंग अथॉरिटी है उसको भी पता नहीं चलेगा कि भाई ये फेक है, अंटिल द कॉन्ट्रैक्टर, जब ये कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट ना कर जाए तब तक तो पता ही नहीं चलेगा, लीडिंग टू अ मैसिव फाइनेंशियल लॉस, जिसकी वजह से मैसिव फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं। कोर प्रॉब्लम क्या है? हाई फ्रॉड रिस्क होते हैं। पेपर बेस्ड बैंक गारंटी जो है वो हाईली ससेप्टेबल होती है टू द डुप्लीकेशन, अल्टरेशन और आउटराइट फॉर्जरी के लिए, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक और प्रॉब्लम क्या चल रही है? एक स्लो डिजिटल एडॉप्शन चल रहा है। हम पेपर बेस से इलेक्ट्रॉनिक नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जो बैंक हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वैसा वाला, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, वो अभी ऐसा है ही नहीं और बहुत स्लो भी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, इवन दो अ सिक्योर डिजिटल अल्टरनेटिव वो अवेलेबल है, ई बैंक गारंटीज जो है वो अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ 20% ऑफ द बैंक गारंटीज इशू होती हैं डिजिटली,
बाकी की जो 80% होती है वो अभी भी पेपर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम है वो वर्नरेबल होता जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्जरी करना बहुत आसान हो रहा है, कभी कभी वेरिफिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है, एक वेरिफिकेशन गैप भी आ जाता है। मान लो ये जो एप्लीकेंट था, ये कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर था, इसने गारंटी दे दी, बैंक गारंटी दे दी हमारे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट खुश, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुश हो गया, ठीक है, अब इनको दे दो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पर जब ये बैंक गारंटी आएगी तो उसको वेरीफाई भी तो करना है कि ये अच्छी सही है या नहीं, है ना, फेक तो नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है ना कभी कभी तो ये काम करती ही नहीं है, ठीक है, और जब भी करती है तो उसमें टाइम लगता है, वीक्स लगते हैं, ठीक है, तो बहुत डिले, ये जो वेरिफिकेशन गैप है ना बहुत बड़ा गैप है, वाइडेंड है, जिसकी वजह से फॉर्जरी होना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन उन्होंने बोला कि एक वेरिफिकेशन पोर्टल बनाते हैं, ठीक है, सारी की सारी बैंक्स ने, सिंडिकेट ने बोला जाके। तो बिकॉज द बैंकिंग सेक्टर कैन नॉट इमीडिएटली फोर्स कि सब जो है डिजिटल गारंटीज को यूज़ करो, ऐसे इमीडिएटली तो फोर्स नहीं कर सकती है, ये 80% लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं अभी भी यही सब चीज़ें, है ना, पेपर बेस्ड, एकदम से बोल तो सकती नहीं है, और एकदम से इस रूल को चेंज भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो दे नीड अ वे टू सिक्योर द एग्जिस्टिंग पेपर वंस, ठीक है। तो जो इसमें क्या करेंगे, हु इज़ बिल्डिंग इट, तो एक वेरिफिकेशन पोर्टल बनाने की बात करी गई है यहाँ पर। एक पीएचबी की अलायंस जो है वो एक प्लान कर रही है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन पोर्टल बनाए। ये पीएचबी अलायंस क्या है, एक अम्ब्रेला कंपनी है क्रिएटेड बाय द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बिल्ड शेयर्ड कस्टम ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा, इट विल बी अ सेंट्रलाइज मॉड्यूल जहाँ पर सारी की सारी पेपर बैंक गारंटीज को अपलोड किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा बाय द इशूइंग बैंक। तो अब मान लो गवर्नमेंट के पास कोई पेपर की फॉर्म में, पेपर की फिजिकल फॉर्म में एक बैंक गारंटी आई, तो उस पर एक नंबर होगा लिखा हुआ, ठीक है। वो जो है ना इस रिपोजिटरी में, इस पोर्टल पे जाके वो नंबर डाल सकता है, ठीक है, डायरेक्टली नंबर डाल सकता है। अगर वो नंबर के अगेंस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो बढ़िया, ठीक है, ऑथराइज भी होना चाहिए वो, आती है तो बढ़िया, नहीं आती है इसका मतलब वो फेक है, तो फिर उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले सकती है। तो ऐसे करके ये काम करेगा, ठीक है। तो जितना भी बैंक गारंटीज, पेपर बैंक गारंटी इशू होंगी फिजिकल फॉर्म में, वो सारी की सारी अपलोड कर दी जाएंगी कहाँ पर, उस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन पोर्टल में, और फिर जो भी जिसको ये इशू की जाएंगी द बेनिफिशियरी वहाँ पर चेक कर सकता है इसको जाके, ठीक है, और इशूइंग अथॉरिटी भी, मतलब बैंक्स भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। पर एक अल्टरनेटिव व्यू भी चल रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी और हैं कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करो भाई, ठीक है। आप क्यों एक नया वेरिफिकेशन पोर्टल बनाने की बात कर रहे हो जब पहले से ही आपके पास है एक चीज़, ठीक है, एक पोर्टल और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉट एवरीवन इन द बैंकिंग सेक्टर थिंक्स कि नई नई पोर्टल को बनाना सही है फ्रॉम द स्क्रैच, वो एक बढ़िया आइडिया नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, एक NESL है, ठीक है, NESL क्या होता है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। वो वो ऑलरेडी ऑपरेट्स अ हाईली सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल बैंक गारंटीज। यहाँ पर डिजिटल बैंक गारंटीज बन रही हैं, ठीक है, अभी भी इशू हो रही हैं। 35 बैंक जो है इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू ई बैंक गारंटीज को इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम क्यों बनाना चाह रहे हैं एक नया पोर्टल, जब हम यहाँ पर ही वो एक नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर ही एक रेपोजिटरी बना सकते हैं जिसके अंदर हम ये सारी की सारी फिजिकल बैंक गारंटीज को अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्यों एक फालतू में नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, दोबारा से एक नया पोर्टल बनाएं, ठीक है, तो वो ज़रूरत नहीं है, हम NESL को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात बोलने की कोशिश करी है, जो NESL है इसको रेगुलेट कौन करता है, IBBI करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इसको मैनेज करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। ओके ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं लीगल एंड गवर्नमेंट प्रेशर। तो जो पुश है फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज वो बैंक की तरफ से नहीं आया डायरेक्टली, एक्चुअली ये कोर्ट और गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है यहाँ पर। तो कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग में क्या हुआ है कि लास्ट मंथ जो कोर्ट था उसने एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि सारी की सारी बैंक गारंटीज जो है डिजिटली वेरीफाइबल होनी चाहिए, और कोर्ट ने सजेस्ट किया कि टैम्पर प्रूफ QR कोड को यूज़ करो या यूनिक नॉन रीयूजेबल IDs को यूज़ करो जो कि ट्रैक कर पाए ये बैंक गारंटीज को थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम इशुएंस टू डिस्चार्ज, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल बैंक गारंटीज के लिए, ठीक है, या पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज के लिए। दूसरी ओर और इजी एक्सेसिबल बना दिया और वेरीफाइबल बना दिया किसको, ई बैंक गारंटीज को। तो 2025 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विद NESL, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो
अलाउ करते थे बिजनेस को टू स्टोर देयर EBGs डायरेक्टली इन डिजिटल एंटिटी लॉकर अकाउंट, जो कि एक सिमिलर है बिल्कुल डिजी लॉकर की तरह फॉर बिजनेसेस। इससे क्या हुआ, एक्सेसिंग और वेरीफाइंग बीजी जो है इंस्टेंट होने लग गई और लीगली कंप्लाइंट हो गई, ठीक है। तो ये एक EBGs के लिए एक नया रुख था। दूसरा क्या है, broader banking reforms, the government wants the PSB alliance to expand these type of secure shared digital services not just to the major state run banks, ठीक है, smaller banks को भी ये दिया जाए, ठीक है, वहाँ पर भी innovations करी जाए और ये E-बैंक गारंटीज वो भी इशू कर पाए, ठीक है, और जो सुविधा है पूरी NESL की इनको भी दी जाए, ठीक है, वहाँ पर भी इनका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड किया जाए और उसमें जितना भी कॉस्ट आएगा ये मेजर स्टेट रन बैंक्स भी उसमें हेल्प करें, ठीक है, टू हेल्प देम सेव ऑन IT कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, DFS NBFC बैंक कन्वर्जन पुश अंडर विकसित भारत 2047 इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि एक ब्रांच है इंडिया फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के, ठीक है, वो एक होल्ड कर रही है क्रूशियल मीटिंग विद द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम NBFCs। और उस मीटिंग का प्राइमरी एजेंडा क्या है कि अपग्रेडिंग द लार्ज NBFCs इनटू द फुल फ्लेज बैंक्स। और ये क्यों करना चाह रही है, क्योंकि हम चाहते हैं अपने अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना बाय 2047, और उसके लिए हमें जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे ना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस टाइम पे टू फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें ये सब करना है। और हमें पता है जो NBFCs होती है ना, उनका जो एक्सपोजर है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी और इंडियन डेमोग्राफी में भी, ठीक है। तो वहाँ पर ये टियर 4, 5, 6 जैसे रीजन में भी सर्व करती हैं, ठीक है। तो इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा डीप है। वजह है कि जो फुल बैंक्स हैं, जो मेजर बैंक्स हैं, उनका इतना नहीं है, ठीक है, उनका इतना नहीं है जितना NBFCs का है। तो अगर कोई करंटली जो भी है एक NBFC, अगर उसको ही हम कन्वर्ट कर दें मेजर बैंक में, तो जो इनकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं वो भी हेल्प कर पाएंगी और एक्सपोजर प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो एक मेजर बैंक की तरह काम कर पाएंगी सेम, है ना। और उनके पास खुद के पास क्रेडिट होगा बहुत सारा कि वो और लोगों को दे पाए, क्योंकि अभी क्या होता है NBFCs के पास खुद के पैसों से ही वो सब कुछ करती हैं, ठीक है। या तो वो उधार लेती हैं, ठीक है, या तो वो लोन लेती हैं मेजर बैंक से और फिर फंड करती हैं, फिर लोन देती हैं, ठीक है, पब्लिक को। नहीं तो वो बॉन्ड्स इशू करके लेती हैं, ठीक है, बॉन्ड इशू करके पैसा लेती हैं और फिर लोन देती हैं। तो अभी जो है NBFC बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मेजर बैंक्स पे। तो इनका इनका जो स्कोप ऑफ वर्क है थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू द फुल फ्लेज बैंक्स। और इनको मेजर बैंक से बार बार पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसीलिए कुछ बड़ी बड़ी NBFCs जो हैं, जो कि लार्ज NBFCs हैं, जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ से ज़्यादा है ना, या उतने उतने के बराबर है, उनको जो है ना कन्वर्ट करना चाहती हैं फुल फ्लैश बैंक्स में, कि उनके पास भी फिर NBFCs के पास भी चीप मनी आ जाए, डिपॉजिटर का मनी आ जाए, ठीक है। अभी ये डिपॉजिटर से तो पैसा ले नहीं सकती हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला जो है नहीं ले सकती हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म भी ले सकती हैं, और लॉन्ग टर्म भी एक लिमिटेड अमाउंट ले सकती है, ठीक है। तो डिपॉजिटर मनी जो है चीप मनी होता है बैंक के लिए, इसलिए NBFCs को ये फुल फ्लेज बैंक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है टियर 4, 5, 6 सिटीज़ के अंदर, रूरल इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये लोग सर्व कर पाए विद द डिपॉजिटर मनी, ठीक है। तो ये इसलिए जो है लार्ज NBFCs को फुल फ्लेज बैंक्स में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाए टू फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देख लेते हैं NBFC वर्सेस बैंक, बहुत बहुत नॉर्मल है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस एक बार पढ़ लेते हैं, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। टू ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग, हमें समझना पड़ेगा कि NBFC और स्टैंडर्ड बैंक में डिफरेंस क्या है। मैंने अभी आपको डिस्कस तो कर लिया है बात, है ना, अब पढ़ के एक बार देख लेते हैं। तो NBFC इनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये एंटिटी है जो लैंड करती हैं मनी, प्रोवाइड करती हैं माइक्रो फाइनेंस भी देती हैं, ठीक है, और ऑफर करती हैं लोन्स लाइक व्हीकल लोन, गोल्ड लोन्स। बट वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है, रेगुलर सेविंग और करंट अकाउंट का पैसा नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं, मतलब वो डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं हमारी पब्लिक मनी से, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी नहीं ले सकते हैं, ऐसा मतलब, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट टेक द चीप मनी, चीप पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो उन्हें किस पे रिलाई करना पड़ता है, या तो वो बोरो करती हैं बैंक से या फाइनेंशियल मार्केट से लैंड करती हैं, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करती हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट लैंड करता है इनको, ठीक है, टू लैंड इट आउट, मेकिंग देयर कॉस्ट ऑफ फंडिंग हायर, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। दूसरी ओर बैंक क्या है, बैंक एक्सेप्ट करता है पब्लिक डिपॉजिट,
है ना, गिविंग देम एक्सेस टू अ मैसिव पूल ऑफ चीप कैपिटल, ठीक है। जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो चीप कैपिटल होता है, 3 से 4% पे होता है, ठीक है, आसान है, बहुत चीप मनी है। तो विच दे कैन देन लेंड आउट एट अ कॉम्पिटेटिव रेट्स, ठीक है। अभी 3 से 4 पे ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मान लो 6 से 7% लोन पे इंटरेस्ट लेंगे, तो ये कॉम्पिटेटिव नेचर शो कर रहा है बैंक का। तो बैंक हमेशा एक एडवांटेजेस रीजन में रहते हैं एनबीएफसी से। और जो एनबीएफसीज हैं वो भाई माइक्रो फाइनेंस भी देती हैं, मनी भी लैंड करती हैं, और ऑफर करती है लोन टू द लोन लाइक अ व्हीकल लोन्स और गोल्ड लोन्स, है ना। तो इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इनका। तो ऐसे ही एनबीएफसीज को भी भाई चेंज कर देना चाहिए बैंक्स में। तो इसके ऊपर ही पूरी बात है, पूरी स्टोरी है, पूरी न्यूज़ है, ठीक है। द कोर एजेंडा इज अपग्रेडिंग द बैंक्स टू द एनबीएफसी टू द बैंक्स। द गवर्नमेंट वांट टू डाइवर्सिफाई द बैंकिंग लैंडस्केप, ठीक है। बैंकिंग लैंडस्केप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। द एनबीएफसीज आर ऑलरेडी हाईली सक्सेसफुल एट रीचिंग द अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड सेगमेंट, है ना। दैट दैट बिग ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफन मिस, जो हम बात करते हुए आ रहे हैं तब से, सच एज वो एमएसएमईज को नहीं देती हैं, ठीक है। रूरल माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स को पैसा नहीं देती हैं। तो जब हमें ये लार्ज एनबीएफसी को, वेल रन एनबीएफसी को एक फुल फ्लैश बैंक में कन्वर्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट 2 चीज़ अचीव कर पाएगी इससे। भाई चीप कैपिटल मिल पाएगा एनबीएफसी को, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। दे आर स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोअरिंग देयर कॉस्ट ऑफ फंडिंग, बिल्कुल बात सही है। सेकंड क्या है, मोर क्रेडिट फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इन लोगों को एनबीएफसीज को पब्लिक डिपॉजिट का एक्सेस होगा, तो दीज न्यूली फॉर्म्ड बैंक्स वो ड्रास्टिकली स्केल अप कर पाएंगे देयर लेंडिंग पावर, ठीक है, टू द ग्रास रूट बिजनेस, और जिससे हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही है, आगे देखते हैं। करंट रूल फॉर कन्वर्जन, जब एक एनबीएफसी को कन्वर्ट करते हैं बैंक्स में, फुल फ्लेज बैंक में, तो क्या रूल्स हैं, ठीक है। देखो आपको रूल तो बड़े नॉर्मल से लग रहे होंगे ना, ये एक एक लाइन लिखी हुई है, बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन रेसिडेंट, हैव अ सक्सेसफुल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन इसके पीछे पीछे कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, है ना। आरबीआई ऐसे ही नहीं बोल देता है बी कंट्रोल बाय इंडियन रेसिडेंट, उसके पीछे एक रीजनिंग होती है, क्योंकि आरबीआई भी कुछ करना चाहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो नॉट जस्ट एनी एनबीएफसी, कोई भी एनबीएफसी एक बैंक में नहीं आ सकती है, बन सकती है, ठीक है, या कन्वर्ट हो सकती है। उसके पीछे आरबीआई के कुछ रेगुलेशंस को एक एनबीएफसी को मानना पड़ेगा, ठीक है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला रूल क्या है, बी कंट्रोल बाय इंडियन रेसिडेंट। सेकेंड रूल क्या है, हैव अ सक्सेसफुल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। मीट अ स्ट्रिक्ट फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया सेट बाय द आरबीआई टू एंश्योर दे आर ट्रस्टवर्दी इनफ टू हैंडल द पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रीजनिंग है। तो पहली रीजनिंग समझते हैं, बी कंट्रोल बाय इंडियन रेसिडेंट। क्यों भाई, क्यों क्यों एक आरबीआई जो चाहती है कि जो बैंक है, न्यूली फॉर्म्ड बैंक है, इनडायरेक्टली जो एनबीएफसी से अभी जस्ट बैंक बना है, वो क्यों एक इंडियन रेसिडेंट से कंट्रोल होना चाहिए। क्यों, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर या बोर्ड कंट्रोल और मेजर शेयर होल्डिंग क्यों होनी चाहिए किसी भी इंडियन सिटीजन के। बस इंडियन सिटीजन मैटर नहीं करता, प्लस वो इंडिया में रहना भी चाहिए, ठीक है। उसके पीछे भी अलग अलग रूल्स होते हैं ना। हमें पता है कि एक इंडियन सिटीजन को एक इंडियन सिटीजन कब बोलते हैं, है ना, वो कुछ पर्टिकुलर डेज इंडिया में रहा हो, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर ही घूमता रहे पूरे टाइम, ठीक है। वो इंडियन, क्यों एक बैंक में जो बैंक है, न्यूली फॉर्म बैंक है, वो कंट्रोल होना चाहिए बाय द इंडियन रेसिडेंट। क्यों एक डिसीजन मेकिंग पावर, बोर्ड का कंट्रोल और मेजर शेयर होल्डिंग एक इंडियन सिटीजन के पास होनी चाहिए जो कि रेसाइड कर रहा है इंडिया में। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, दिस इज अ मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बोल दो, ऐसे स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये इसलिए ज़रूरी है। देखो अगर कोई भी बैंक जो है, जो न्यूली फॉर्म बैंक है, वो इतना बड़ा बैंक अगर फॉरेन एंटिटीज़ कंट्रोल करें, तो अगर फॉरेन एंटिटीज़ कंट्रोल करें, तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक कैपिटल है वो बहुत बड़ी रिस्क में होती है। वो रिस्क तब दिखता है जब जो है ना कोई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आता है, ठीक है, ये जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक डाउन टर्न्स क्रिएट होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क पे दिखता है जब ये लोग भाग जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल। और फिर जब आरबीआई देखता है कि ये पूरा बैंक डूब रहा है,
तो फिर किसको पकड़े? आरबीआई को ये नहीं दिखता है कि फॉरेन एंटिटीज़ को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका ज्यूरिडिक्शन चलता ही नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए ज्यूरिडिक्शन आरबीआई के हाथ में रहे, इसीलिए ये सारा का सारा कंट्रोल भी एक इंडियन रेजिडेंट के हाथ में होना चाहिए कि भाई अब कुछ गड़बड़ हुई तो किसको पकड़ेंगे? ये सारे प्रमोटर्स को पकड़ेंगे जो कि इंडिया के हैं, ठीक है? बाहर के तो पकड़ ही नहीं पाएंगे ना, भाग जाते हैं लोग, हमारे इंडियंस ही भाग जाते हैं बाहर, फिर तब भी हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती उसमें, तो वो तो पहले से ही फॉरेन है, वैसे ही अगर वो भाग गए तो सब खत्म, ठीक है? ऑल दो ये रूल है कि भाई एफपीआई आ सकते हैं, या हम मैं बोलूँ हाँ एफपीआई बोल सकते हैं, एफपीआई अभी आ सकते हैं, किसी बैंक में हिस्सेदारी ले सकते हैं एफपीआई, लेकिन एक लिमिटेड, क्योंकि एफपीआई का रूल होता है कि वो 10% से कम होते हैं, ठीक है? और वो कोई भी क्रिटिकल पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं बैंक में, है ना? एफपीआई का रूल होता है कि वो 10% से कम किसी भी इंडियन कंपनी या बैंक के अंदर होल्ड कर रहे होते हैं, है ना, स्टेक्स या शेयर, और कोई भी की पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है? की पोजीशन होल्ड नहीं होती, ना ही वो बोर्ड में बैठते हैं, ना ही इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? जो कि नेशनल सिक्योरिटी का एक कंसर्न बन सकता है, एक्सेस टू इन्फो, ठीक है? तो हाँ, आरबीआई ने ये तो अलाउ कर रखा है कि एफपीआई आ सकते हैं, ठीक है? एफपीआई अपना पैसा डाल सकते हैं इसमें और थोड़ी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, लेकिन जो प्रोमोटिंग ग्रुप है ना, जो जिसके पास सारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने का हक है बैंक को, ठीक है, वो फंडामेंटली इंडियन होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि आरबीआई के पास पूरी की पूरी लीगल राइट्स होंगे उस पर, है ना, पूरा का पूरा लीगल ज्यूरिडिक्शन होगा उस बंदे पे, ठीक है? तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई किसको पकड़ लेगा? इन सारे प्रमोटर्स को पकड़ लेगा, ठीक है? फिर बाकी पैसा निकालना निकालना सब होता रहेगा जो भी है, ठीक है? तो इसलिए जो है ना, पहला 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 पार्ट होना चाहिए, बी कंट्रोल बाय द इंडियन रेसिडेंट, ठीक है? दूसरा क्या है अ सक्सेसफुल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है? तो देखो, एक एनबीएफसी 10 साल तक जो है एक अच्छा प्रॉफिटेबल भी है, लीगली कंप्लाइंट भी है, ठीक है? और उसका जो फाइनेंशियल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है 10 साल तक। तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो समझता है कि लॉन्ग टर्म रिस्क होता क्या है, ठीक है? और उसको कंट्रोल करना भी उनको आता है, ठीक है? क्रेडिट अंडरराइटिंग्स भी आती है वहाँ के मैनेजमेंट को, ठीक है? और कैसे एक ग्रोथ को सस्टेन करना है वो भी पता है। तो कोई अगर एनबीएफसी ने 10 साल देख रखे हैं और उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस रन किया है, तो इसको आरबीआई को बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ से कि ठीक है यार, इनको यहाँ के मैनेजमेंट को पता है सब कुछ, ठीक है? क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर एक एनबीएफसी ने बहुत कुछ देख लिया होता है, ठीक है? एक नहीं तो दो इकोनॉमिक डाउन साइकिल्स देख ली होती हैं, जहाँ पर उसने बहुत बुरी बुरी कंडीशन भी सर्वाइव कर रखी होती हैं। तो आरबीआई इससे सिक्योर हो जाता है कि हाँ यार, ये एनबीएफसी संभाल लेगी, इसको कोई नहीं बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अगर होता है किसी का 10 साल का, तो भाई आरबीआई बड़ा खुश होता है कि हाँ ठीक है, एक अच्छे हाथों में हम बैंक को दे रहे हैं, डायरेक्टली एक अच्छे हाथों में बैंक जा रहा है, समझ सकते हो ना ऐसे? और ये भी बोला है, और ये चीज़ देखी भी है, लेकिन ये कौन सी एनबीएफसी के लिए ट्रू है? वही जो कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा उनका एसेट साइज है। और ये रिकमेंडेशन कहाँ से आई थी? इंटरनल वर्किंग ग्रुप IWG 2020 की रिकमेंडेशन से उन्होंने रिकमेंड किया था ये, ठीक है? जो तीसरा है वो बहुत आसान है लेकिन बहुत क्रूशल है, आसान है लेकिन क्रूशल है, कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होने चाहिए जो कि वहाँ के जो भी प्रमोटर्स हैं ना, उन पे कोई एलिगेशन नहीं होने चाहिए फालतू के, है ना? भाई इतने बड़े बैंक को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा ही उस पे बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं, उस पे बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, ठीक है? उसकी कोई इंटीग्रिटी ही नहीं है, रेपुटेशन ही नहीं है। तो वो जो प्रमोटर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मेट करने चाहिए। और प्रमोटर्स से अलावा जो भी वहाँ पर मेन बोर्ड में बैठते हैं लोग, उनको जो है ना फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास पैसा है तो आप बैंक खोल के बैठ जाओगे, आपको बैंक चलाना भी तो आना चाहिए। तो जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, वहाँ के जो अंदर के मेन बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल लर्निंग होनी चाहिए, और वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए। तो ऐसे प्रमोटर्स फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए, मीट करने चाहिए आरबीआई का, ठीक है? उसके अलावा जो भी प्रमोटर्स हैं ना, उनकी जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं वो भी सारी डिस्क्लोज हो जानी चाहिए, रिलेटेड पार्टीज़। कभी कभी ऐसे करते हैं, बैंक बनाते हैं ये प्रमोटर्स अपना खुद का, ठीक है? बड़ा बड़ा बैंक बना लेते हैं और सिर्फ किसको देते रहते हैं पैसा? अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को। तो फ़ायदा क्या? आरबीआई जो है यहाँ पर पब्लिक के लिए है और बैंक्स के लिए है, ठीक है? ना कि प्रमोटर्स के लिए कि उनको पैसा बना के दे, ठीक है? आरबीआई यहाँ पर जनता के लिए है। तो रिलेटेड पार्टीज़ को ब्लॉक करता है आरबीआई से पहले, तो वो वैसे क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए टू मीट द strict fit and proper criteria set by the RBI to ensure they are trustworthy enough to handle the public deposit.
ठीक है, तो ये था क्राइटेरिया और ये थी करंट रूल्स फॉर कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अदर की टॉपिक ऑन द टेबल। बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन मीटिंग ने और बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया है और देखा है। कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में बात करिए इन द सेक्टर। ठीक है, कैपिटल एंड लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस किया है भाई कि एनबीएफसीज के पास इनफ कैश फ्लो या कैपिटल अवेलेबिलिटी है टू सस्टेन देयर लेंडिंग ऑपरेशन, क्या वो है, इसके ऊपर डिस्कशन किया है। और वैसे ही एनबीएफसीज को ज़्यादा ध्यान दिया गया है जो ज़्यादा एक्सपोज है टू द माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, और रेगुलेटरी टॉपिक्स किए हैं। जो डीएफएस है उसने आस्क किए हैं एनबीएफसी को कि भाई वो फीडबैक दें आरबीआई के आईडब्ल्यूजी इंटरनल वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट पे 2020 की। ठीक है, जिसने एक्चुअली में फ्रेमवर्क लेड आउट किया है फॉर एनबीएफसी कन्वर्टिंग टू बैंक्स। ठीक, और कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रीमलाइन करना केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को और इम्प्रूव करना कि हाउ कस्टमर की कंप्लेंट्स और जो ग्रीवियंसेस है वो हैंडल लेते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर अलग से बातें करी गई हैं इस मीटिंग में। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि देखो जब एक लार्ज एनबीएफसी कन्वर्ट हो रही होती है ना बैंक के अंदर, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, उसमें कुछ एक प्रोसेस होती है, कुछ आरबीआई एक चीज़ को मैंडेट करके चलते हैं। ठीक है, और आरबीआई यहाँ पर कुछ सेफ्टी चाहता है इन बैंक्स के लिए। तो क्या है, देखो जो प्रमोटर्स हैं इस एनबीएफसी के प्रमोटर्स हैं वो बहुत सारा शेयर होल्ड करके रखते हैं, इस एनबीएफसी का शेयर होल्ड करके रखते हैं। तो जब ये एनबीएफसी बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी तो प्रमोटर्स यहाँ भी आ जाएंगे और ये भी होल्ड करके रखेंगे बहुत सारा शेयर। ठीक है, उतने ही शेयर्स इस बैंक के अंदर। ठीक है, तो आरबीआई चाहता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, डायरेक्टली कोई प्रमोटर जो है जो भी प्रमोटर्स है वो डायरेक्टली बैंक को कंट्रोल ना करें। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पर एक बोलते हैं कि एक मिडिल मैन एंटिटी क्रिएट करता है। आरबीआई एक मिडिल मैन एंटिटी क्रिएट करने की बात करता है, एंटिटी बनाओ आप। ठीक है, वो मिडिल मैन एंटिटी कौन सी है, जिसको बोलते हैं एनओ, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इसकी फॉर्म है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये भी जो है ना एक तरीके की एनबीएफसी ही है, एनबीएफसी है। और ये क्या है, बेस लेयर एनबीएफसी है, बेस लेयर एनबीएफसी है। ठीक है, तो यहाँ ये इसे बनाने की ज़रूरत क्या है, तो जब भी कोई एक मैं वो सेम चीज़ बोलूँगा, जब भी कोई एक लार्ज एनबीएफसी कन्वर्ट हो रही होती है बैंक के अंदर, तो आरबीआई डायरेक्ट अलाउ नहीं करता कि जो ओरिजिनल प्रमोटर है वो बहुत सारा पार्ट जो है एक बैंक के अंदर ओन करके रखे डायरेक्टली। तो इसलिए वो एक मिडिल मैन एंटिटी क्रिएट करवाता है। ठीक, करवाता है, खुद नहीं करता। NOFHC। तो यहाँ पर देखते हैं कि NO क्या है और फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी क्या है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले NO क्या है, नॉन ऑपरेटिव क्या है, मतलब क्या है, देखो जो नई कंपनी बनी है ना, ये इसका कोई खुद का बिजनेस नहीं है। देखो इसको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना गुड, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना इसको गुड। ठीक है, ना ही इसको किसको लैंड करना है। ठीक है, ये लैंड भी नहीं कर सकती है किसी को। ठीक है, ये भी नहीं कर सकती है, और ना ही ये कोई कॉमर्शियल ऑपरेशन कर सकती है। इसको बस बनाया किस लिए है, कोई कॉमर्शियल ऑपरेशन भी नहीं कर सकती है। इसको सिर्फ बनाया गया है, इसको लीगली बनाया गया है जस्ट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स। तो लीगली इसको बनाया गया है जस्ट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर ये तो हो गया नॉन ऑपरेटिव क्योंकि कोई इसका ऑपरेशन नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, हमें पता है फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी भी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ एज एनबीएफसी। ठीक है, और इसका बस काम होता है शेयर को होल्ड करना। ठीक है, शेयर किसके, शेयर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड बैंक और उसके अंदर प्रमोटर्स के जो शेयर है उसको, है ना। तो न्यूली फॉर्म्ड बैंक के शेयर्स मतलब प्रमोटर्स के शेयर डायरेक्टली। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूली फॉर्म बैंक के शेयर्स मतलब प्रोमोटर्स के वाले शेयर्स को होल्ड करना नहीं, सिर्फ और भी प्लस और चीज़ों को फाइनेंशियल होल्डिंग करती है, सब चीज़ों की फाइनेंशियल होल्डिंग। ठीक है, फाइनेंशियल होल्डिंग करती है। अभी मान लो इस प्रमोटर के पास जो है ना और फाइनेंशियल आर्म्स हैं, जैसे इंश्योरेंस आर्म भी है, तो वो उसको भी होल्ड करेगी, उसके शेयर को भी होल्ड करेगी, इंश्योरेंस आर्म के शेयर को भी होल्ड करेगी। प्लस मान लो इसका जो है स्टॉक ब्रोकर फर्म भी है,
तो इस प्रोमोटर के इस शेयर को भी ये होल्ड करके रखेगी, तो इसलिए फाइनेंशियल होल्डिंग है, फाइनेंशियल होल्डिंग, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम है या फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमी में है, उन सबके शेयर्स को वो होल्ड करके रखेगी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ठीक है। एक तो नॉन ऑपरेटिव है और एक फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। और मान लो ये इसी प्रोमोटर का एक म्यूचुअल फंड एएमसी भी है, तो इसके भी शेयर होल्ड करके रखेगी ये कंपनी, ठीक, मतलब कंपनी है ना। तो ये एक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। अब ये क्यों आरबीआई क्यों चाहता है, डिमांड क्यों कर रहा है ऐसी कि भाई ये एक, आप जो है जब भी एक लार्ज एनबीएफसी से बैंक में कन्वर्ट होगे तब आप एक एनओएफएससी बनाओगे। क्यों, ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि जो आरबीआई जो है ना, बैंक को बचाना चाहता है ना, उसका काम है बैंक को बचाना, और इनडायरेक्टली इसका काम है डिपॉजिटर मनी को बचाना, ठीक है, डिपॉजिट मनी को बचाना। जब कोई एनबीएफसी एक बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी तो सारा का सारा जिम्मेदारी किस पे आ गई, आरबीआई पे आ गई। तो अब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो मैं आपको बताऊंगा। अब इमेजिन करो, अब हम एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। एक वेल्दी प्रमोटर है, ठीक है, एक वेल्दी प्रमोटर है, ये पूरा ग्रुप है, ये बहुत सारी चीज़ें ओन करता है। मान लो ये बैंक ऑन करता है, ठीक है, फाइनेंशियल आर्म मान लो इंश्योरेंस फर्म ऑन करता है, इंश्योरेंस फर्म ऑन करता है, और स्टील का बिजनेस है, स्टील बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। तो देखो अभी इस प्रोमोटर के ग्रुप के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एनओएफ जो है ना, ये एक फायरवॉल की तरह वर्क कर, एनओएफएससी जो एनओएफएससी है वो एक फायरवॉल की तरह वर्क कर रहा होता है। तो ये सेपरेट करता है, ये जो एनओएफएससी है सेपरेट करता है सारे फाइनेंशियल आर्म को विद द नॉन फाइनेंशियल आर्म। तो जितने मैंने आपको बोला था, ये एनओएफएससी क्या 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 होल्ड करेगा, बैंक के शेयर्स को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, और इंश्योरेंस फर्म के शेयर को होल्ड करके रखेगा, वो तो यहाँ चलेगा, ये एनओएफसी में चलेगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ चला गया। और जो स्टील बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस है, ये नॉन फाइनेंशियल वाला है, तो ये इधर की तरफ चला गया, ठीक है। ये एनओएफएससी में नहीं है, ये शेयर्स प्रमोटर के पास ही है, अभी प्रोमोटर के पास ही है। और जो यहाँ के शेयर्स हैं, जो यहाँ पर जो प्रमोटर के शेयर थे, वो सारे सारे लॉक हो जाएंगे एनओएफएससी में। अभी क्यों किया देखो, मान लो रियल एस्टेट बिजनेस में आ गया कोई प्रॉब्लम, या रियल एस्टेट मार्केट में आ गया कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, मान लो इकोनॉमिक डाउनटर्न स्टार्ट हो गया वहाँ पर, और उसकी वजह से ये वाला जो रियल एस्टेट का बिजनेस है ये हो गया बैंक करप्ट हो गया, है ना, बैंक करप्ट हो गया। तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये अगर ये एनओएफएससी नहीं होता ना, तो ये क्या करता, ये जो बैंक का पैसा है ना, ये जब यहाँ से प्रॉफिट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ रूट करने की कोशिश करता है इधर, इसको बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब इसके जो शेयर्स हैं, या इसको शेयर को बेचता कुछ भी करता, जो इसके शेयर्स हैं अब वो एनओएफएससी में लॉक हो गए हैं, ठीक है, इस फाइनेंशियल कंपनी के अंदर लॉक हो गए हैं, ये एनबीएफसी जो है इसके अंदर लॉक हो गया है। तो अब इसको तो टच कर ही नहीं सकता है ये, है ना, क्योंकि आरबीआई इसको डायरेक्ट रेगुलेट करेगा। आरबीआई देखेगा अब इसको कि यहाँ पर कितने शेयर अभी बचे हुए हैं, कितना है, और टाइम जो भी इसके साथ जो भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस एनओएफएससी में रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब आरबीआई डायरेक्टली यहाँ देखेगा, ठीक है। तो ये जो पैसा है बैंक को यूज़ नहीं कर सकता एज अ थर्ड मीडियम टू सेव दिस रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है, नहीं यूज़ कर सकता। इसलिए जो है ना आरबीआई एक बाउंड्री क्रिएट करके रखता है कि यहाँ की लगी हुई आग जो है यहाँ तक ही रहे, इसमें ना घुस जाए। भाई ये तो डूबेगा, रियल एस्टेट तो डूब जाएगा, उसके साथ बैंक को लेके डूब जाएगा। मान लो यहाँ से पैसा दिया इसको, और तब भी रियल एस्टेट बिजनेस जो है ना सही नहीं हो पाया, ठीक है, तो जो बैंक ने पैसा दिया वो भी फंस गया, ठीक है। तो ये जो फर्म है ये बिल्कुल अलग रहे, अपने मतलब जो फाइनेंशियल आर्म से ये अलग अलग वर्क करें, और जो नॉन फाइनेंशियल आर्म है वो अलग वर्क करें, इसलिए एक एनओएफएससी को बनाया जाता है, जो कि एक बेस लेयर एनबीएफसी होती है, जिसके अंदर फाइनेंशियल आर्म की जितनी भी प्रमोटर के शेयर्स होते हैं वो इस एनओएफएससी के अंदर लॉक हो जाते हैं। वो हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं, तो ऐसे करके लॉक हो जाते हैं। इससे आरबीआई जो है, जो आग लगी हुई है दूसरे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स में, जो भी आग लगी है वो यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है, तो इससे बचाता है। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है एनओएफएससी को यूज़ करने का। अभी एनओएफएससी में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बोलता हूँ लॉक करके रख लेते हैं, तो इसके अंदर रूल्स होता है कि 40% लॉक इन होता है, ठीक है। तो जितना भी एनओएफसी है उसका 40% जो भी मतलब जो भी एनओएफएचसी है, इसमें जो 40% ऑफ न्यू बैंक है ना, न्यू बैंक के जो शेयर्स हैं, ठीक है,
या मैं बोलूँ न्यू बैंक की पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल जो है 40% ऑफ द पेड अप कैपिटल जो है वो इस NOFSC के अंदर लॉक होनी चाहिए, ठीक है। और वो कब तक लॉक होनी चाहिए? आने वाले 5 साल तक, ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए। तो ये 5 साल तक लॉक रहती है। अब ये क्यों लॉक करते हैं? कि प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर कमिटेड हो, भाई प्रमोटर्स कमिटेड हो, क्योंकि प्रमोटर को पता होगा कि इसकी जो इक्विटी है ना वो 5 साल तक लॉक होने वाली है। तो ये बैंक को जो ना पंप और डंप की तरह यूज़ नहीं कर सकता है कि ये पंप करेंगे, अभी बैंक बना देंगे और फिर भाग जाएंगे, ये नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसकी इक्विटी यहाँ लॉक हो जाएगी, इस NOFSC में लॉक हो जाएगी, उसको टच नहीं कर सकता है ये, ठीक है। और RBI इसको देखता रहता है, जैसे इसने टच किया गलती से भी है ना, तो फिर RBI पेनल्टी लगा देगा, पूरा का पूरा रेगुलेट करके चलता है RBI, ठीक है। तो ये पहला रूल होता है, 40% ऑफ लॉक इन होता है, 40% ऑफ द न्यू बैंक की पेड अप कैपिटल का वो लॉक इन हो जाता है 5 साल तक, ठीक है। मतलब वो इनडायरेक्टली किसका पैसा होता है? वो प्रमोटर की इक्विटी होती है। दूसरा रूल क्या है? मैंडेटरी डाइल्यूशन। RBI जो है ना ये भी चाहता है संघ में कि एक पर्टिकुलर प्रमोटर, ये बहुत जो सिंगल ग्रुप ऑफ प्रमोटर ही एक मैसिव बैंक को हमेशा की तरह हमेशा कंट्रोल ना करे, वो अपनी इक्विटी को धीरे धीरे डाइल्यूट भी करता है संघ में। तो NOFC के अंदर जो भी लिक्विडिटी है, मतलब जो भी इक्विटीज़ हैं इस टाइम पे, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है 15 ईयर्स में। 15 ईयर्स में उसे 15% तक लाना पड़ता है। देखो मिनिमम कितना है? 40% तो है ही है, ठीक है, ये मिनिमम है। मान लो किसी का मिनिमम है 40% से पूरा किया, और अब उसको 40 से 15% लाना पड़ेगा, मैंडेटरी डाइल्यूशन करना पड़ेगा NOFHC के अंदर इन द अपकमिंग 15 ईयर्स। क्यों? क्योंकि RBI चाहता है कि एक मैसिव बैंक को फॉर एवर कोई एक सिंगल कॉर्पोरेट एंटिटी कंट्रोल ना करे, ये प्रमोटर कंट्रोल ना करे, ठीक है। और इन द फ्यूचर ये जो पूरा बैंक है, ये लार्ज बैंक जो है, मैसिव बैंक जो है, ये पब्लिक ओन करे, ये भी चाहता है पब्लिक ओन करे, ये RBI चाहता है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? स्ट्रिक्ट आर्म लेंथ ऑपरेशन चाहता है RBI। मान लो ये प्रमोटर का, देखो बैंक पे जो है कंट्रोल अब प्रमोटर का हट गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि शेयर NOFHC में है वो प्रमोटर के नहीं है, वो प्रमोटर के ही है, ठीक है। तो भाई RBI जो है, RBI चाहता है कि जो बैंक है, बैंक का पैसा ये प्रमोटर यूज ना कर ले अपने अपने रिलेटेड पार्टीज को हेल्प कराने में, ठीक है, ठीक है, या किसी और चीज़ में यूज़ ना कर ले। तो इसको भी देखता रहता है बार बार, ठीक है। तो बोलता है कि तुम जो है ना, तुम प्रोमोटर्स जो हैं अपने स्ट्रिक्ट आर्म लेंथ रखोगे फॉर द ऑपरेशन, कि बैंक एक अलग तरीके से अलग सेपरेट एंटिटी है, और तुम्हारी जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उसको तो कभी भी बैंक पैसा नहीं देगा, ठीक है, ये बोल के रखता है, ये एक रूल है, ठीक है। तो 3 रूल हमने देख लिए, ये 3 रूल है, ठीक है, जो एक NOFHC को मानने पड़ते हैं जब वो बन जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा खत्म हो गया वैसे, ठीक है। थर्ड न्यूज़ देखते हैं, थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है? सेबी क्रैकडाउन ऑन फ्रंट रनिंग सर्विलांस डिजिटल ट्रायल्स एंड HNI रिस्क, ठीक है। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बिल्डअप करेंगे। जो सेबी है वो इंटेंसिफाई कर रही है अपनी सर्विलांस ऑन स्टॉक ब्रोकर्स के डीलिंग रूम में, ठीक है। जो ये डीलिंग रूम क्या होता है? सिक्योर एरिया होता है जहाँ पर लार्ज ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं। रेगुलेटर जो है हंट कर रहा है डिजिटल ट्रेल्स को टू स्टॉप द फ्रंट रनिंग। ये जो फ्रंट रनिंग है ये एक तरीके की इनसाइडर मार्केट मैनिपुलेशन ही है, ठीक है। और फोकस क्या था? फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन ट्रेड्स, और उन ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है जो HNI करते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स करते हैं, और लार्ज इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है। और उनकी इन्वेस्टिगेशन, जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन है, उसने ये रिवील किया है कि जो डीलर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिव और कोवर्ट छुपे हुए मेथड्स को यूज़ करते हैं टू लीक द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लीक द ट्रेड इन्फॉर्मेशन। तो एक बार देखते हैं कि ये फ्रंट रनिंग क्या होती है, ठीक है, और HNI क्यों एक रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, डीलर्स कौन से रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द कोर प्रॉब्लम, ये क्या है फ्रंट रनिंग, ठीक है। तो हमें अगर सेबी का एक्शन को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फ्रंट रनिंग कैसे एक इलीगल प्रैक्टिस है, ठीक है। जब कोई एक लार्ज इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड या मैसिव फॉरेन फंड होता है, वो अगर एक ऑर्डर प्लेस करता है टू बाय मिलियंस ऑफ शेयर, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी, दैट मैसिव परचेज, जो मैसिव परचेज है वो आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइस को हाइक अप कर देता है ना। ये तुम्हें पता है भाई, इतना सारा अमाउंट एक साथ मार्केट के अंदर जाएगा, फिर एक शेयर बाय हो जाएगा, मतलब मिलियंस ऑफ शेयर्स बाय हो जाएंगे, तो जो प्राइस है वो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएगा, है ना, वो तो होता ही है, ठीक है। द क्राइम क्या है?
एक जो ब्रोकर है और जो डीलर है, जो ब्रोकर है, जैसे ब्रोकर्स हम समझ सकते हैं ज़ीरोधा, ये भी एक ब्रोकर है, ठीक है। और ग्रो ऐप, ये सब जो है ना ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है, जो ब्रोकर है और डीलर है, वो हैंडल करता है इन मैसिव ऑर्डर्स को, ठीक है। और जब भी वो हैंडल कर रहा होता है इन मैसिव ऑर्डर्स को, तो वो इलीगली टिप कर देता है अपने फ्रेंड को। देखो, उसके कान में आके बोल देता है, देख भाई, अभी मुझे ऐसा सुनने में आया है और मेरे पास ऐसा ऑर्डर आने वाला है जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है बहुत पैसा इंजेक्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो तू ऐसा कर, तू जब मैं करने जा रहा हूँ ना, उससे कुछ टाइम पहले तू स्टॉक बाय कर लेना उस कंपनी के बहुत बड़े अमाउंट में। क्योंकि तब जो है, एक जैसी ये डीलर, जो डीलर है बाय करेगा स्टॉक्स को, इतना बड़ा अमाउंट डालेगा, तब एकदम प्राइस ऊपर पहुंच जाएगा। और पहले से ही इसके दोस्त ने वो उसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसने इन्वेस्ट कर रखा था 100 रुपये पर शेयर में, ठीक है। और जैसे ही इस डीलर ने बाय किया फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, शेयर्स बाय किए, तब एकदम शेयर का जो प्राइस है वो पहुंच गया 200 रुपये पर शेयर, ठीक है। कितना, 100 रुपये का फायदा हो गया पर शेयर उसको, बिकॉज ऑफ दिस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि डीलर ने पहले से अपने दोस्त को टिप करके रखा था या अपने एसोसिएट को टिप करके रखा था, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना ये पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। द प्रॉफिट वंस द क्लाइंट मैसिव ऑर्डर गोज थ्रू एंड पुश द प्राइस अप, है ना। जैसे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है जिसकी वजह से प्राइस अप हो जाता है, जो फ्रंट रनर्स होते हैं, जो कि इसका दोस्त है, इस डीलर का दोस्त है, वो इमीडिएटली सेल कर देता है चीपली बॉट शेयर्स को फॉर द रिस्क फ्री प्रॉफिट। यही गलत चीज़ है, ठीक है। जो आर्टिकल है वो हाईलाइट कर रहा है एक मेजर रिसेंट केस जो हुआ था, वेयर मार्केट ऑपरेटर, जो कि मार्केट ऑपरेटर है केतन पारिक, ठीक है, और उसके एसोसिएट्स allegedly used advanced knowledge of the US based fund पेंडिंग ट्रेड टू एग्जीक्यूट दिस एग्जैक्ट स्कीम। ये एग्जैक्ट स्कीम उन्होंने भी परफॉर्म करी, जो कि गलत चीज़ है ना। फ्रंट रनिंग करना गलत चीज़ है। अब सेबी का प्लान क्या है, मतलब वो एक्शन क्या है, वो कैसे वो डिजिटल ट्रेल को फॉलो करने वाले हैं। तो बिकॉज फ्रंट रनर्स जो है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग डमी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी तो वीडियो गेम्स की जो लाइव चैट्स होती हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ सेबी ट्रेड्स को देख के चीज़ें नहीं पता लगा पाएगा। तो सेबी क्या कर रहा है, सेबी डिमांड कर रहा है ग्रैनुलर्स माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रेड्स, ठीक है। जो कि हाई हाई वैल्यू ट्रेड्स हैं, हर एक उस ट्रेड की पूरी माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स जानेगा, ठीक है। कि कि कैसे ये ट्रेड्स ऑपरेट हो रही हैं विद इन द ब्रोकरेजेस, ठीक है। और सिर्फ प्रेजेंट का डाटा देखेगा, ठीक है। ये हिस्ट्री स्वीप करेगा, 3 से 5 साल पुराना डाटा देखेगा और वहाँ पर वो पैटर्न समझने की कोशिश करेगा कि किस किस कौन सा वो लॉन्ग रनिंग सिंडिकेट है जो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। और इसको पकड़ के फाइन लगाएगा, जो भी उनको ख़त्म करेगा, या जो भी ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको उनका लाइसेंस ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लेगा। अब ये सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियली ऑडिटिंग करेंगे। तो वो ऑडिटिंग कैसे करेंगे, ये 3 ऑडिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो, पहली ऑडिट क्या है, स्ट्रिक्ट ऑडिट ट्रायल्स, ठीक है। तो जो हर एक सिंगल ट्रेड है ना, मस्ट हैव अ क्लियर डॉक्यूमेंटेड पाथ फ्रॉम द मोमेंट जब क्लाइंट ने बोला हो या इंस्ट्रक्शन दिया हो, वाया फोन, रिकॉर्डेड फोन लाइंस, ईमेल या ऑफिशियल ब्लूमबर्ग रूटर्स टर्मिनल, ठीक है, टू एग्जैक्ट मोमेंट जब वो पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हो, ठीक है। तो देखो, ये स्ट्रिक्ट ऑडिट ट्रायल्स में क्या है, देखो मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये वेरिफिकेशन करने वाले हैं ओरिजिन की। सेबी जो है ना वेरिफिकेशन करने वाला है ओरिजिन की ऑफ द हाई वैल्यू ट्रेड्स, ठीक है, हाई वैल्यू ट्रेड्स। तो यहाँ पर क्या है, क्या डिमांड कर रहा है सेबी, सेबी बोल रहा है देखो हमारे ऑडिटर्स को जो है ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दो उस पर्टिकुलर डील के बारे में जो कि वो हाई वैल्यू ट्रेड थी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकर से क्या बोल रहा है, तुम्हें कौन सी डिटेल देनी है। देखो, ये जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं हवा में तो होती नहीं है, एकदम तो आती नहीं है डीलर के पास, सडनली कॉल आ जाएगा तुम इतना बाय कर लो। भाई पूरी प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें, है ना, कॉल के थ्रू आती हैं। एक ऐसे या रूटर्स जैसे टर्मिनल, मतलब ईटीपी के थ्रू आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आती हैं ऐसी रिक्वेस्ट डीलर के पास, ठीक है। और मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब बहुत सारे लीगल तरीके होते हैं जिसके थ्रू आती हैं। तो सेबी जो है ये बोल रहा है इनसे कि जितना भी तरीका है, जैसे ये जब ये इन्फॉर्मेशन, जब ये क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास आया, वो किस तरीके से आया, कैसे आया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो। प्लस तुमने उस डीलर से ये बोल रही है कि तुमने जब उसको एग्जीक्यूट किया, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तो किसने एग्जीक्यूट किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, वो भी इन्फॉर्मेशन दो, किस टाइम पे एग्जीक्यूट दिया, मतलब मिली सेकेंड की भी इन्फॉर्मेशन को चाहिए,
ठीक है। तो ऐसे करके वो सारी क्वेश्चन पूछना चाह रही है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं स्ट्रिक्ट ऑडिट ट्रायल्स। इसके अंदर वेरिफिकेशन करना चाहती है ओरिजिन का। दूसरी बात, टाइम स्टैम्प भी मैच करेगी, ठीक है, सेबी। और ये टाइम स्टैम्प मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैं बताता हूँ। देखो, सेबी जो है ना यहाँ पर बोल रही है कि जब क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दिया डीलर को कि भाई तुम्हें ये बाय करना है, ठीक है, हमारा ये मार्केट में एग्जीक्यूशन करना है आपको ट्रेड का, उस टाइम को देखेगी। प्लस ये भी टाइम देखेगी जब वो मार्केट में एग्जीक्यूट हुआ, जब डीलर ने असली में एग्जीक्यूट किया, उस टाइम के आसपास कोई मतलब सस्पिशियस अकाउंट ने तो कोई ट्रेडिंग नहीं करी ना उसी में ही, उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। अगर की होगी तो वो एक प्राइम सस्पेक्ट बन जाएगा सेबी के लिए कि हाँ भाई ये फ्रंट रनर हो सकता है। तो इसलिए वो टाइम स्टेप भी मैच करेंगी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड था, उसने डीलर को बोला, ब्रोकर को बोला कि तुम जो है ना इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बाय कर लो, 1 मिलियन शेयर बाय कर लो, ठीक है, और बोला एट 10 AM कर देना, ठीक है। तो ये डीलर इन्फॉर्मेशन दे देगा उसको कि भाई मैं इतने टाइम पे करने जाऊँगा, तो इसके आसपास जो है ना अपने दोस्त को बोलेगा कि तो इसके आसपास जो है ना शेयर खरीद के रख लेना, ठीक है। तो सेबी इस चीज़ को देखेगा कि इस टाइम फ्रेम के आसपास जो विंडो है उसमें तो कोई ऐसी ट्रेड नहीं हुई ना सस्पिशियस अकाउंट से कोई ट्रेड तो नहीं हुई है। अगर ट्रेड हुई होगी तो वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाएगा कि उसने जो है ना एक फ्रंट रनिंग की होगी पॉसिबली, ठीक है। फिर उसके अकाउंट चेक होंगे, ठीक है, और हिस्ट्री स्वीपिंग करेगा कि भाई पुराने डाटास भी देखेगा, 3 से 5 साल पुराने डाटा भी देखेगा कि वहाँ पर कैसे ट्रेड हुई है। तो जस्ट टू कैच द लॉन्ग रन सिंडिकेट्स, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब क्या है, ऑथराइज पर्सनल ओनली। तो चेकिंग इफ द पर्सन हु रिसीव्ड एंड प्लेस्ड द ऑर्डर वाज एक्चुअली लीगली परमिटेड टू डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेबी जो है ना और ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। सेबी बोल रहा है कि डिजिटल मैपिंग भी करेंगे हम, मतलब मैपिंग भी करेंगे हम डिजिटल एक्शन की टू द ह्यूमन। जो सेबी है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि कौन सी ब्रोकरेज ने इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, वो ये भी जानना चाहता है कि किस इंसान ने एक्चुअली में किया है और किस इंसान ने एक्चुअली में बटन दबाया ट्रेड का, ठीक है। प्लस ये भी जानना चाहता है कि असलियत में जो एम्प्लॉय था, वो बंदा जिसने वो ट्रेड की है, जिसने वो जो एक्चुअली में जो डीलर था, वो उसके लिए ऑथोराइज था या नहीं, ठीक है। और उसकी जो आईडी है वो मैच कर रही है उस ऑथेंटिकेशन से नहीं, तो वो सब चीज़ें भी देखेगा सेबी इस बार, ठीक है। मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके करेगा चीज़ें। तीसरा क्या है, को लोकेशन ऑडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं ऑडिट होता है। को लोकेशन क्या होता है, देखो एक एक्सचेंज है, मान लो NSE है, ठीक है, इसके सर्वर्स यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल इधर सर्वर्स इसके लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, लीव कर रही है। कुछ प्राइमरी ब्रोकर्स होते हैं या प्रीमियम ब्रोकर्स होते हैं जिनको जो है ना ये NSE अपने ही पास में एक सर्वर दे देता है, ठीक है। जहाँ पर ये सर्वर है उसके साइड में ये ब्रोकर का सर्वर होगा। क्यों देता है यहाँ पर, कि भाई जो भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट करें वो बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, ठीक है, फास्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा, तो इंटरनेट में फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड के अंदर, मिली सेकेंड की बात कर रहा हूँ पर, फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड के अंदर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए कुछ प्रीमियम ब्रोकर्स को ये अपनी सर्वर के पास में जगह दे देता है अपने, तो यहाँ पर ब्रोकर का सर्वर रखा होता है, तो ये जल्दी कम्युनिकेट कर लेता है इससे। अब इससे होती है एक प्रॉब्लम क्रिएट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, इधर ही यहाँ पर आसपास एक बंदा बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं, ये ऑथराइज बंदा है जो इस सर्वर में घुस सकता है, ठीक है, यहीं पे बैठा हुआ है और इस सर्वर के अंदर घुस सकता है। ये सारी चीज़ें ना कहाँ पर, ये डीलिंग रूम के अंदर होती हैं, ठीक है, ये डीलिंग रूम है जहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं और कुछ भी, और यहाँ पर इंटरनेट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। अभी क्या है, ये अभी ऐसा होगा, मान लो ये डीलर ऑफिस है, ठीक है, मान लो ये ब्रोकरेज का मेन ऑफिस है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पर मान लो एक म्यूचुअल फंड आया, उसने कॉल लगाई, बोला कि भाई ऐसा करो, ये ABC कंपनी जो है ना इसका स्टॉक बाय कर लो 1 मिलियन, ठीक है। ये डीलर ऑफिस पे यहाँ का बंदे ने जो है ना यहाँ के बंदे ने कुछ ऑनलाइन मान लो कुछ डमी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन लीक कर दी अपने इस बंदे को, इस अकॉम्प्लिस को, ठीक है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये मान लो ये यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये तो बहुत दूर है इस सर्वर से, ये जो डीलर का ऑफिस है बहुत दूर है, ये टाइम लेगा, ठीक है, मान लो ये फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड तो लेगा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा।
इतनी देर में इसके पास जो है ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अकम्प्लाइज जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा फास्ट है, इससे थोड़ा फास्ट है। तो जितनी देर में ये बटन दबाएगा उसी टाइम पे ये बटन दबाएगा बाय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये जो ऑर्डर है उसके कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे करके ये पैसा कमा लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग होगी ना, इसने किसी और रूट के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी इसको, अकम्प्लाइज को जो यहाँ पर बैठा था, ठीक है, को लोकेशन सर्वर पे बैठा हुआ था, इसने को लोकेशन सर्वर में वो सर्वर पे इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके एकदम ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। अगर दोनों ने सेम टाइम पे भी एग्जीक्यूट की होती तब भी ये लेट होती एग्जीक्यूट, ये पहले हो जाती। ये पहले खरीद के रख लेगा स्टॉक 100 रुपये पे, और जैसे ये पैसा आएगा 200 रुपये भाग जाएगा प्राइस, ठीक है, और ये अपना पैसा निकाल के बाद अपने अकाउंट के अंदर सीधे। तो ऐसे करके भी ये चीज़ें कर लेते थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की भी ऑडिट होंगी, को लोकेशन सर्वर्स का भी ऑडिट होगा। तो वही सेम चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को पूरी तरीका बता दिए कैसे करते हैं लोग, ठीक है। द कैट एंड माउस गेम ऑफ इन्फॉर्मेशन लीक, तो वो जो मैं बोल रहा था ना कि कैसे वो लीक करेगा, को लोकेशन पे भी कैसे लीक करेगा, वीडियो प्लेटफॉर्म चैट्स पे लीक कर लेते थे, या डमी वेबसाइट पे लीक हो जाती थी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें लीक करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है इनका लीक करने का तरीका। अभी सेबी जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में, क्योंकि ये भी सेम तरीके की, ये भी कभी देखो, ये भी हाई वॉल्यूम में भी करते हैं ना, ये भी जो लार्ज एचएनआईज होते हैं ऑफन ट्रेड इन हाई वॉल्यूम्स, ठीक है, सिमिलर टू द इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एमएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये बहुत हैवीली रेगुलेटेड होते हैं बाय सेबी। लेकिन जो एचएनआई होते हैं ये इतने रेगुलेटेड नहीं होते, ठीक है, ये इतने इनको ऑडिट भी नहीं किया जाता इतने, ये बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेबी का कंट्रोल ज़्यादा होता नहीं है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक होना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से वो सेम काम होना जो अभी हमने पीछे देखा वो होना बहुत आसान है। तो सेबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहा है कि यार इन लोगों से ये चीज़ें बचानी है, नहीं तो यही लोग फ़ायदा उठाएंगे, जो एचएनआई है ये सेम चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात करिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और सॉल्यूशन यही है, सॉल्यूशन ये 3 सॉल्यूशन हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बाकी प्रॉब्लम्स मैंने आपको सारी बताई दी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज 5 लाख टीपीए ग्रीन मेथनॉल टेंडर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रिपेयर कर रही है टू लॉन्च अ मैसिव टेंडर टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख टन ऑफ ग्रीन मेथनॉल पर ईयर। इस इनिशिएटिव का एम क्या है, टू डीकार्बोनाइजिंग द शिपिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री में डीकार्बोनाइजेशन करना बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर ही नहीं सकते हैं, ओशन में होता है सब कुछ पूरा। तो एक फ्यूल में चेंज हम कर सकते हैं, तो वही करना चाहती हैं, एक ग्रीन मेथनॉल को यूज़ करना चाहती हैं, जहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन यहाँ पर आसान हो जाएगा, ठीक है। द फ्यूल विल लाइकली टू बी परचेज, ये फ्यूल को कौन परचेज करेगा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। और सप्लाई किसको करेगा, सप्लाई टू मैरीटाइम शिपिंग कंपनीज को, और उसके थ्रू डीकार्बोनाइजेशन हो पाएगा शिपिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन मेथनॉल क्या है, जिसको ई मेथनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड मेथनॉल होता है वो कहाँ से, किससे बनता है, वो फॉसल फ्यूल से बनता है, जो कि नेचुरल गैस हो गई या कोल हो गया, है ना, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करता है। लेकिन जो ग्रीन मेथनॉल होता है, जिसको ई मेथनॉल भी बोलते हैं, वो एक लो कार्बन, जीरो कार्बन अल्टरनेटिव भी होता है, ठीक है, दोनों दोनों इसका नाम है। ये कैसे बनता है, ये बनता है ग्रीन हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जनरेट बाय स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी लाइक विंड और सोलर, ठीक है, ऐसे करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। तो ये भी ग्रीन हाइड्रोजन है, बिकॉज इसको जनरेट किया गया है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरी ओर कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है, ठीक है, जो कार्बन एमिशन होता है कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इंडस्ट्रियल स्मोक स्टैक्स और द एटमॉस्फेयर, या तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है, और नहीं तो इंडस्ट्री के स्मोक स्टैक से उसको लिया जाता है, उसको कैप्चर किया जाता है, और इन दोनों को मिला के ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के ई मेथनॉल बनता है, ठीक है। तो बाय केमिकली कंबाइनिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड कैप्चर्ड CO2 आपको मिल जाएगा एक क्लीन बर्निंग लिक्विड फ्यूल, जो कि बहुत एफिशिएंट है, और वो रिसाइकल करता है कार्बन एमिशन को इंस्टेड ऑफ एडिंग न्यू वंस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बस यही है ई मेथनॉल। अभी क्यों फोकस कर रहे हैं शिपिंग पे, क्योंकि भाई शिपिंग इंडस्ट्री में कार्बोनाइजेशन करना बहुत हार्ड है, बिकॉज मैसिव कार्गोज उनको जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस फ्यूल चाहिए होता है टू क्रॉस ओशियन, और वहाँ पर आप बैटरी तो बना नहीं सकते, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन तो कर नहीं सकते हो डायरेक्टली, वो तो इम्प्रैक्टिकल है। जो ग्रीन मेथनॉल है वही एक लीडिंग अल्टरनेटिव फ्यूल है फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। अभी ग्रीन मेथनॉल को ही क्यों, क्योंकि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे,
जो हमारी लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, वो जो है ना, जो कि लिक्विड नेचुरल गैस है, वो जो है वो उसको प्रेशर या कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, ठीक है। जहाँ पर दूसरी ओर जो मेथनॉल है वो लिक्विड में ही होती है एट द एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसको लिक्विड में होने की ज़रूरत है क्योंकि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज इट बिहेव एज अ ट्रेडिशनल लिक्विड फ्यूल। उसको स्टोर भी किया जा सकता है, पंप भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है यूजिंग द एग्जैक्ट सेम डॉक, पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक जो हमारे पहले से ही अवेलेबल है, पोर्ट पे पहले से ही अवेलेबल है। अगर नहीं होंगे तो फिर हमें ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, अगर मान लो ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करना होता या लिक्विड नेचुरल गैस यूज़ करनी होती जो कि प्रेशराइज होती हैं तभी वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो भाई उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने ग्रीन मेथनॉल को चूज़ किया जो कि लिक्विड रहता है एट एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, और क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है कि हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। बंकरिंग रेडी, ठीक है। बंकरिंग क्या है, वो प्रोसेस है ऑफ सप्लाइंग फ्यूल टू द शिप, ठीक है। तो पोर्ट के पास अभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं कि वो पंप कर पाएँ ग्रीन मेथनॉल को डायरेक्टली इनटू द वेसल, ठीक है, बस यही है। द अपकमिंग टेंडर डिटेल्स, तो गवर्नमेंट फाइनलाइज कर रही है 5 लाख टन प्रोक्योरमेंट को, ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस है वो मार्च तक आ जाएंगी। इसमें बकेट फिलिंग करेगी पहले, ठीक है। तो ये जो ऑक्शन मेथड है जहाँ पर गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करेगी वो सिक्वेंशली करेगी। सबसे पहले लोएस्ट बिडर को देगी, फिर उसकी एंड फिल देयर कैपेसिटी, फिर उसकी कैपेसिटी फिल करेगी, फिर सेकंड लोएस्ट बिडर के पास जाएगी। तब तक इन इस पर्टिकुलर चीज़ों को अवार्ड, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करती रहेगी जब तक 5 लाख टन की बकेट फिल ना हो जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, देखो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में जो है उन्होंने एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो इससे क्या प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई डिमांड तो है, आने वाले 10 साल तक डिमांड तो है इस चीज़ की, तो वो एक एक्सपेंसिव प्लांट बनाने के लिए तैयार होगा कि जहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन भी बना पाए प्लस कैप्चर्ड CO2 को ऐड करके ई मेथनॉल बना पाए, ठीक है। तो उसके लिए वो रेडी भी होगा, कोई जो भी हमने कल पढ़ा भी था ये चीज़ है ना कि एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, डिमांड विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करा रही है इससे, क्योंकि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी बाय करेगी 100%, क्योंकि उन्होंने साइन कर रखा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट। अब आता है फंडिंग एंड साइट स्कीम, तो हम इस साइट स्कीम के बारे में बात करेंगे आगे, है ना, पूरी की पूरी स्कीम है। तो अभी पढ़ लेते हैं बस क्या है। दिस एंटायर इनिशिएटिव इज फंडेड अंडर द साइट स्कीम, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम, ठीक है, विच इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज लार्जर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बैक बाय मैसिव। बजट आउटले कितना है, 19,400 करोड़ बजट हुआ था अलॉटेड इन 2023। इसके ऊपर बात करेंगे हम आगे, ठीक है। रियल वर्ल्ड एक्शन देख लेते हैं। आसाम और गुजरात का कनेक्शन इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल है हाईलाइट कर रहा है दैट दिस इजंट जस्ट थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल बातें नहीं बोल रहे हैं हम, हमने पहले से ही इस चीज़ को किया हुआ है, रियलिटी है ऑन ग्राउंड। रिसेंटली जो आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, APL है, उसने साइन किया एग्रीमेंट विद द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी टू बिल्ड अ 150 टन पर डे ई मेथनॉल प्लांट डायरेक्टली एट कांदला पोर्ट इन गुजरात, ठीक है, जो वैल्यूड है एट ओवर 1,200 करोड़ रुपीज़, और ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा ग्रीन फ्यूल को राइट एट द पोर्ट, ठीक है, और क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन वेयर द फ्यूल इज मैन्युफैक्चर एंड इमीडिएटली पंप करा जा सकता है इंटरनेशनल कार्गोज में, है ना, शिप ऑन द मेजर ट्रेड रूट्स, और ट्रेड भी किया जा सकता है, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। अब थोड़ा साइट स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि साइट स्कीम होती क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म हमने देख ली है साइट स्कीम की। फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ठीक है, साइट स्कीम की फुल फॉर्म है। अब इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू और एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, MNRE है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो हैंडल करेगी कॉम्पिटेटिव बिडिंग और टेंडरिंग, जो टेंडरिंग के प्रोसेस है उसको हैंडल करेगी। इसमें बजट एलोकेशन क्या है, देखो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कितना टोटल बजट एलोकेट किया गया था, 19,744 करोड़ रुपीज़ टू बी प्रिसाइज, ठीक है, जिसके अंदर साइट स्कीम ने बहुत बड़ा चंक ले रखा है, कितना, 17,490 करोड़ रुपीज़। और ये स्कीम कब तक चलेगी, फाइनेंशियल ईयर 30 तक, मतलब फाइनेंशियल 2029 से फाइनेंशियल ईयर 30 तक, सीधे फाइनेंशियल 30 बोल सकता हूँ इसको। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है साइड स्कीम का, भाई इसको बनाया गया है सप्लाई साइड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सप्लाई साइड को इंक्रीज करने के लिए। तो प्राइमरी गोल क्या है, सेटअप अ
डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू मेक इट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विद द फॉसल बेस्ड अल्टरनेटिव, जो कि फॉसल बेस्ड अल्टरनेटिव है उसके अगेंस्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, स्केल अप करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। प्रमोट करने के लिए इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं? ये मशीन, इलेक्ट्रोलाइजर्स मतलब ये एक पूरा अपरेटस होता है जिसके अंदर ये ऐसे करके पूरा एक अपरेटस होता है, इसमें एक मतलब लिक्विड सॉल्यूशन होता है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को मतलब H2O को जो वाटर होता है उसको स्प्लिट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, O2 के अंदर और H के अंदर, ठीक है। द मशीन दैट स्प्लिट वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूरा यही होता है इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। तो प्रमोट करना चाहते हैं कि इंडिजिनियसली ये सब जो अपरेटस है इसको हम खुद बनाएं, ठीक है। और ड्राइव करना चाहते हैं, ड्राइव डाउन द लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी नीचे पहुंच जाए। एंश्योर इंडिया बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द क्लीन एनर्जी सपोर्टिंग द नेट जीरो बाय 2070 विजन, ठीक है। जो 2070 का हमारा नेट जीरो का विजन है वो भी हम अचीव कर पाए थ्रू दिस स्कीम। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है 17,490 करोड़ रुपीज़, वो जो ना दो पर्टिकुलर चीज़ों में, दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइडेड है। वो कंपोनेंट देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसमें ई मेथनॉल बनाने के लिए पहले हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाओगे? यू नीड अ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और एक इलेक्ट्रोलाइजर भी चाहिए होगा, ठीक है। करंटली जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लार्जली इंपोर्ट किए जाते हैं। तो भाई ये जो दिस कंपोनेंट एम टू बिल्ड अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं हम इसको डोमेस्टिकली बनाएं। इस ये जो कंपोनेंट बनेंगे इसके लिए हेल्प करेगा, सो दैट कि इंडिया जो है अपना रिलायंस इंपोर्ट ऑयल से तो हटा लेगा, लेकिन किस पे आ जाएगा रिलायंस? ऑन द इम्पोर्टेड मशीनरीज, ठीक है। तो मशीनरीज पे भी ना आए, ठीक है। इसलिए इस स्कीम के कंपोनेंट 1 में टू बिल्ड अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस, इसको 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 ऐड किया गया है, इस कंपोनेंट को ऐड किया गया है। इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना है? 4,440 करोड़ रुपीज़। इसकी स्पैनिंग कितनी है, कितने टाइम से कितने टाइम तक है? फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 30 तक, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। जितने किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसके ऊपर आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। PLI की तरह ही है एक तरीके से। इसमें बिडिंग सिस्टम होगा, जो SCCI है वो अवार्ड करेगा ये इंसेंटिव थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू द मैन्युफैक्चरर हु आस्क फॉर द लोएस्ट इंसेंटिव्स। इसमें बकेट फॉर्मेशन कर रखा है इन्होंने टू एनकरेज द लोकल इनोवेशन। जो टेंडर है वो यूजुअली 2 बकेट के अंदर डिवाइड होगा। पहला क्या है? टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर कंपनी जो है कैन यूज द एनी ग्लोबली प्रूवन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है, ठीक है। तो वैसे लोगों को यहाँ पर क्या, देखो बिडिंग सिस्टम है ये बिडिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर कि किसको बिड मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ के ऊपर, ठीक है। एक बकेट के अंदर वो है, पहली बकेट के अंदर वो है जो टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक होगा, ठीक है। यहाँ पर कंपनी जो है ग्लोबल प्रूवन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। बकेट 2 में क्या है? रिजर्व स्पेसिफिकली फॉर इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टैक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर वो खुद की इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टैक टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी टू प्रमोट द डोमेस्टिक R&D, ठीक है, उनको मिलेगा। कंपोनेंट 2 में क्या है? इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। पहले कंपोनेंट जो है फोकस कर रहा था बिल्डिंग द मशीन को बनाने में। जो सेकंड कंपोनेंट है वो डायरेक्टली सब्सिडाइज करेगा एक्चुअल प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन होगी ऑफ द फ्यूल टू मेक इट चीप इनफ फॉर इंडस्ट्री लाइक फर्टिलाइजर, स्टील और शिपिंग टू अडॉप्ट। इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया है? 13,050 करोड़ रुपीज़। वो भी सेम फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 30 तक है इसकी स्पैनिंग, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? दिस प्रोवाइड अ डायरेक्ट फिक्स्ड इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ पर kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस एंड सप्लाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। तो क्योंकि जो कंपोनेंट सेकेंड है बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ये एग्जीक्यूट किया जाता है मोड्स के थ्रू। तो मोड्स देखते हैं वो मोड्स क्या होते हैं। जो पहला मोड है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग है ऑन लीस्ट इंसेंटिव डिमांड। तो जो भी ग्रुप लीस्ट इंसेंटिव डिमांड करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर बिड्स फॉर कैपेसिटी बेस्ड ऑन द लोएस्ट एवरेज इंसेंटिव दे नीड ओवर द 3 years। तो वो अपना इंसेंटिव बताएंगे कि अगर हम पहले साल में इतने kg ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं तो हमें 50 रुपीज़ मिल जाएगा उस पर, ठीक है, मतलब पर kg 50 रुपीज़ इंसेंटिव मिल जाएगा। और मैक्सिमम कैप भी डाल रखा है गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कैप किया है मैक्सिमम अलाउेबल इंसेंटिव, ठीक है। पहली बार में 50 रुपीज़ ही मिल पाएगा पर kg का। अगर आप पर kg ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे, ठीक है,
यहाँ पर ग्रीन देखो, पर केजी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की बात करिए, ठीक है। तो जब आप पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे तो उस पर 50 रुपये आपको ऑफ मिलेंगे, मतलब इंसेंटिव मिलेगा उसका, ठीक है। वो ईयर 1 में कैप कर रखा है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। ईयर 2 में 40 रुपीज़ ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ईयर 3 में 30 रुपीज़ ही मिलेगा, ठीक है। लाइक कंपोनेंट 1, जो हमने कंपोनेंट 1 में देखा था, वहाँ पर भी जो पूरा इंसेंटिव था वो बकेट्स की फॉर्म में था, है ना। टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक्स पाथवे या बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन पाथवे, है ना। तो उसके बेसिस पे भी ये है, ठीक है। तो मोड 2 क्या है, डिमांड एग्रीगेशन एंड ऑफटेक एश्योरेंस। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट सब्सिडाइज नहीं करना है प्रोडक्शन को, गवर्नमेंट भी एक्ट करेगी मार्केट मेकर की तरह, या तो गवर्नमेंट ही बाय करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि SCCI जो है वो एग्रीगेट करेगी डिमांड फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, सबकी डिमांड लेके आएगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग इस डिमांड से क्या होगा, देखो ये डिमांड मिलेगी तो उससे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फाइनेंशियल सर्टेनिटी मिलेगी कि हाँ भाई हम बनाएंगे तो लोग खरीदेंगे भी, है ना। तो SCCI को वो एग्रीगेट करना है डिमांड, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले या फाइनेंशियल सर्टेनिटी मिले किसी भी प्रोड्यूसर को, जो भी प्रोड्यूस करेगा। और ये 2 मोड में अलग से स्प्लिटेड है। मोड 2A ये फोकस करती है ऑन द प्रोक्योरमेंट एंड डिमांड सेग्रीगेशन ऑफ ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस यूजिंग द green hydrogen, primarily used in the fertilizer industry to replace the imported fossil based ammonia, ठीक है। जो मोड 2 है वो फोकस करता है डायरेक्ट डिमांड एग्रीगेशन पे एंड ऑफ टेक ऑफ प्योर ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पर ग्रीन अमोनिया की बात हुई है, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई है, ठीक है। तो बस ये मोटा मोटा याद रखना, ऊपर ऊपर से याद रखना है, ऐसा कुछ इतना डेप्थ में याद नहीं रखना है। बस याद रखना है कि इसमें मोड 2 के अंदर भी अलग से 2 मोड है, और मोड 2 सिर्फ और सिर्फ डिमांड एग्रीगेशन एंड ऑफ टेक एश्योरेंस के ऊपर बात कर रही है, ठीक है। इतना इतना याद करना है, कुछ ज़्यादा इतना डेप्थ में याद नहीं करना है, क्योंकि तो समझ आ जाएगा आपको कि डिमांड एग्रीगेशन के ऊपर बात हो रही है, तो फिर हमें क्या लिखना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो वो समझ आ जाएगा हमको, ठीक है। लास्ट न्यूज़ देखते हैं। US इम्पोज 125.87% ऑफ CVD ऑन इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स। तो देखो यूनाइटेड स्टेट कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ बड़े बड़े धमाके करता रहता है, अब दोबारा एक बड़ा धमाका कर दिया है। तो US ने इम्पोज कर दिया है मैसिव 125.87% प्रिलिमिनरी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, ठीक है, ऑन द सोलर सेल्स और मॉड्यूल जो कि इंपोर्टेड होते हैं फ्रॉम इंडिया। तो US गवर्नमेंट यहाँ पर क्या क्लेम कर रही है, जो इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर है ना, उनको कुछ अनफेयर फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इन द एंड ये जो इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर है ये अपने प्रोडक्ट को इंडियन US मार्केट में आर्टिफिशियली लो प्राइस पे बेच पा रहे हैं, क्योंकि सब्सिडीज कौन प्रोवाइड करा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। तो ये US की गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे खुद के मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, और हर्ट कर रहे हैं अमेरिकन मैन्युफैक्चरर को। जब ये न्यूज़ आई ना तो इसकी वजह से शार्प ड्रॉप आ गया इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ मेजर इंडियन सोलर कंपनीज, और दीज फर्म्स हैव एक्चुअली बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिंस अगस्त एंड हैव अ बैकअप प्लान इन प्लेस। तो ये लोगों को, ये जो कंपनीज है इनको पता था ऐसा कुछ होने वाला है, और इन्होंने कुछ बैकअप प्लान बना के रखे हैं, और बोला भी है न्यूज़ के अंदर कि हाँ यार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को, हमारे इंडियन सोलर कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब देखते हैं क्या है वो। देखो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये स्टैंडर्ड टैरिफ से बहुत अलग है। हमें पता है जो हम पे स्टैंडर्ड टैरिफ अभी लगा पड़ा है 122 सेक्शन ऑफ ट्रेड्स को यूज़ करके, है ना। ट्रंप ने हम पे 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा रखा है अभी, ठीक है। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करना चाहते हैं ना, जैसे हम देखो वियतनाम के पास जो है ना, वियतनाम के पास बहुत स्टील है, चाइना के पास बहुत स्टील है, ठीक है, सस्ते भाव में वो स्टील जो है ना इंडिया में बेच सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या करता है, उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी, हम क्या लगाते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है, 100% से ऊपर की ड्यूटी लगा देते हैं। वो इसलिए लगानी पड़ती है कि ये जो वियतनाम की स्टील है या चाइना की स्टील है ना, क्योंकि बहुत सस्ती स्टील है, ये हमारे मार्केट के अंदर एंटर ना कर जाए, क्योंकि अगर ये हमारे मार्केट के अंदर एंटर कर जाएगी तो हमारे खुद के प्लेयर्स हैं जो स्टील बनाते हैं, भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर लोग थोड़ी ना ये खरीदेंगे, इन डोमेस्टिक प्लेयर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोई भी स्टील नहीं खरीदेगा, सब खरीदेंगे वियतनाम और चाइना के। सिर्फ बोलने की बात होती है कि हम जो ना अपने खुद के देश का मटेरियल खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, सब प्रॉफिट देखते हैं, सब बाहर की चीज़ें खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती मिल रही है, सिंपल बात है, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी यही होती है कि हाईली स्पेसिफिक टारगेट पेनल्टी टैक्स है ये, कि इफ़ अ कंट्री ए जैसे US ये बिलीव कर रही है कि जो कंट्री बी है वो
अपनी फैक्ट्रीज को कुछ अनफेयर फाइनेंशियल हैंडआउट दे रही है, जिसमें सब्सिडीज या टैक्स ब्रेक, चीप लैंड, ये सब दे रही है, जिसकी वजह से जो कंट्री ए है उसने इम्पोज कर दिया है सीवीडी टू काउंटर और न्यूट्रलाइज दैट अनफेयर प्राइस एडवांटेज, कि ये इंडिया जो है, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे यहाँ पर आकर हमारे मार्केट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। सेम हम भी करते हैं, हम उसको बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है। द टेक स्पेसिफिकली टारगेट द क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल्स, मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसका वर्क हो गया। और मॉड्यूल्स द असेंबल्ड सोलर पैनल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है इसमें। द कॉन्टेक्स्ट एंड द इम्पैक्ट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, जो यूएस है वो बहुत बड़ा बायर बन गया है, लार्जेस्ट बायर बन गया है ऑफ द इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स। ठीक है। टू पुट इन पर्सपेक्टिव, जो यूएस है उसने बॉट किया है $792.6 मिलियन वर्थ ऑफ सोलर इंडियन सोलर गेयर्स इन 2024, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा है जो उन्होंने बॉट किया था इन 2022। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बूमिंग रिलायंस, ठीक है, एक सडन 126% का टैक्स अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, और जिसने ट्रिगर कर दिया है पैनिक अमंग द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर पे तो भाई पैनिक, वो तो जरा सा कुछ भी न्यूज़ आती है इन्वेस्टर सबसे पहले भागते हैं, है ना, एफपीआई सबसे पहले भाग जाते हैं। causing the stock price of top Indian manufacturer like Waaree Energies, Premier Energies और Vikram Solar to plummet. Why aren't the companies panicking? कंपनीज पैनिक क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है, क्योंकि उनको पता था पहले से ऐसा होने वाला है। जो वॉरी एनर्जी है ना, उसने लोकलाइजेशन कर दिया यूएस के अंदर। वॉरी ने इस पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया, इम्पोर्ट वाले और एक्सपोर्ट वाले। ठीक है, उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री बना ली है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, और उनकी कैपेसिटी कितनी है? 2.6 गीगावाट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अभी यूएस के अंदर, और उसे एक्सपेंड करने वाले हैं 4.2 गीगावाट तक। ठीक है, फर्दरमोर दे आर सोर्सिंग, वो अपने रॉ मेटेरियल कहाँ से मंगा रहे हैं? पॉलीसिलिकॉन ओमान से मंगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ चाइना। ठीक है, टू इंश्योर कि जो उनकी सप्लाई चेन है वो एक कंप्लाइंट बनी रहे, और कंप्लाइंट बनी रहे विद द यूएस के ट्रेड लॉस से, स्ट्रिक्ट ट्रेड लॉस से। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी ओर जो विक्रम सोलर्स हैं, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट किया है। तो विक्रम इज मिटिगेटिंग द डैमेज बाय सोर्सिंग द मटेरियल एंड राउटिंग इट सप्लाई चेन थ्रू द अदर कंट्री। वो अदर कंट्री से मंगा रही है, ठीक है, दैट आर नॉट सब्जेक्टेड टू द यूएस के एक्सट्रीम टैरिफ से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर भी। प्रीमियर एनर्जीज जो है वो कंप्लीटली मार्केट एग्जिट कर चुकी हैं। जो प्रीमियर ने इसको देख लिया था कि ऐसा होने वाला है मंथ एगो, तो वो उन्होंने एग्रेसिवली रिड्यूस किया अपने ओवरसीज सेल को, और वो फोकस कर रहे हैं अब किस पे? सिर्फ डोमेस्टिक इंडियन मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, मतलब यूएस का इंटरनेशनल मार्केट नहीं कर रहे हैं, बाकी तो इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। द रोड अहेड क्या है? द सोलर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट लैंडस्केप इज करेंटली इन अ होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अभी वो दो मेजर थिंग्स पे है सब कुछ, सबकी नज़रें से दो जगहों पे गड़ी हुई हैं, जो कि है जुलाई 6 डेडलाइन पे। ठीक है, क्योंकि 125.87% की जो ड्यूटी है वो प्रिलिमिनरी है। ठीक है, मतलब ऐसा अभी इसको फाइनल इशू करना बाकी है। बाइंडिंग डिसीजन जो है वो जुलाई 6 में लिया जाएगा, तो इस डेट पे सबकी नज़र है। ठीक है, द बायलैटरल ट्रेड डील्स, अभी ऐसा भी हो सकता है जो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, स्पिनिंग इट्स होप ऑन हाई लेवल डिप्लोमेसी, जो भी इंडिया और यूएस के बीच में नेगोशिएशन चल रही है, उसमें ऐसा कुछ हम एग्रीमेंट साइन कर लें जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें ना देखनी पड़े। ठीक है, द इंडस्ट्री इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक दैट इफ अ ग्रैंड ट्रेड डील इज साइन बिटवीन द टू नेशन, इट विल कम्प्लीटली ओवरराइट और कैंसिल दीज इफेक्ट्स। ठीक है, वो इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, जो हम पे 126% की ड्यूटी लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा ऑप्टिमिस्टिक है हमारी इंडस्ट्री। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना कि मेरा भी चैनल ग्रो हो, है ना। थैंक यू।